हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो सेशन में हम देख रहे हैं जनवरी से लेकर वेट जनवरी से लेकर मार्च के महीने में वर्ल्ड में जो भी इवेंट्स हुए हैं उनके बारे में, जनरली ऐसे देश जो चर्चा में रहे हैं उनके बारे में। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला फर्स्ट ईयर डे यानी कि न्यू ईयर डे पे जब अमेरिका में लोग जश्न मना रहे थे, उसी समय ट्रक से कई लोगों को कुचल दिया गया। एक तरीके का एक आतंकवादी हमला था। अब हमें ये बस याद रखना है कि ये कहाँ पर हुआ था। तो बुरबॉर्न स्ट्रीट है, न्यू ऑरलियंस। ठीक है? तो यही पूछेगा कि न्यू ऑरलियंस जो शहर है, ये हाल में ही चर्चा में रहा है क्यों? या फिर कई बार क्या करता है, वर्ल्ड के बहुत सारे रीजन्स हमें मैचिंग में लगाने को दे देता है 4-4 ऑप्शंस में ज्योग्राफी में। तो इससे याद रखना कि न्यू ऑरलियंस कहाँ पे है? यूएसए में। इसके बाद दुनिया की सबसे तेज़ हाई स्पीड ट्रेन का प्रोटोटाइप प्रोटोटाइप का मतलब अभी स्टार्ट नहीं हो गया है, सिर्फ़ इसका मॉडल प्रस्तुत किया है और उस ट्रेन का नाम है सीआर 450। सीआर का मतलब यहाँ पे चाइना ट्रेन, ठीक है? चाइना ट्रेन 450 प्रोटोटाइप। तो यही पूछेगा कि सीआर 450 क्या है रिसेंटली अभी चर्चा में रहा, तो हम क्या बोलेंगे? सबसे तेज़, दुनिया की सबसे तेज़ हाई स्पीड ट्रेन है। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सूक यूल की गिरफ्तारी को मंजूरी दे दी गई है। अब ये चर्चा में रहे हैं, इस वजह से इम्पोर्टेंट है। देखो, दक्षिण कोरिया में बहुत सारी उठापटक हुई थी वहाँ पे। इवन अब क्यों हुई इनकी गिरफ्तारी, क्यों मंजूरी क्यों दी गई? क्योंकि जो राष्ट्रपति हैं यून सूक यूल, इन्होंने इमरजेंसी लगाने के लिए अलाउ कर दिया था कि और जो शासन है वो मिलिट्री के हाथ में देने की बात करती थी, इस वजह से। ठीक है? तो ये पूछ सकते हैं कि अभी राष्ट्र कोरिया के राष्ट्रपति कौन थे जिनको गिरफ्तारी की गई है, जिन्होंने इमरजेंसी लगाई थी? तो आंसर होगा यून सूक यूल। इसके बाद प्रधानमंत्री हान डक-सू ने यून की बर्खास्तगी के बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति का पदभार संभाला था, लेकिन बाद में हान डक-सू जो प्रधानमंत्री थे, इनको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। ठीक है? अच्छा, तो ये देख लिया हमने दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सूक यूल और हान डक-सू प्रधानमंत्री दोनों को गिरफ्तार किया गया था बाद में। क्यों? क्योंकि उन्होंने मार्शल लॉ लागू करके विद्रोह का नेतृत्व किया था। आगे देखेंगे, त्रिनिदाद और टोबैको ये चर्चा में इस वजह से रहा है क्योंकि यहाँ पे अपराध इतना ज़्यादा बढ़ गया है और जो यहाँ पे गैंग वॉर्स इतना ज़्यादा बढ़ गया कि यहाँ पर इसकी वजह से इनको यहाँ पर आपातकाल की घोषणा करनी पड़ी। सिंपल क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस देश में आपातकाल की घोषणा की वजह से किस देश में अत्यधिक अपराध बढ़ जाने के कारण आपातकाल की घोषणा की गई? तो आंसर होगा त्रिनिदाद और टोबैको। ये कंट्री इस वजह से भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो 26 ऑफ जनवरी 1950 इस बार का जो 26 जनवरी 2025 में हमारे जो चीफ गेस्ट थी, वो त्रिनिदाद और टोबैको की प्रेसिडेंट कार्लू करके हैं एक, वो थी, ठीक है? इसके अलावा सेव द लिंका, ये सेव द लिंका क्या है? बोस्निया का ट्रेडिशनल लव सॉन्ग है जिसको यूनेस्को की कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में ऐड किया गया है। नाम क्या है? सेव द लिंका। कहाँ का है? बोस्निया। बोस्निया, हर्जेगोविना, क्रोएशिया, ये सब जो आप देखोगे जो एड्रियाटिक सी है उसका जो तट बॉर्डर है वही है। तो इतना याद रखना कि सेव द लिंका बोस्निया का ट्रेडिशनल लव सॉन्ग है। याद कैसे करेंगे? सेव द जो बॉस होते हैं ना, जो बॉस होते हैं उनकी कोई ना कोई लिंक होती ही है कहीं न कहीं, या फिर कोई बॉस है उनकी आपसे लिंक है, तो सेव द लिंका बोस्निया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूएनएससी यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल परिषद में पाकिस्तान का अस्थायी सदस्य के रूप में कार्यकाल, ये छोड़ दो, कोई ज़रूरी नहीं। इंडिया ने रिप्लेस किया है मैत्री विथ मैत्री 2 रिसर्च स्टेशन इन अंटार्कटिका बाय 2029। भारत ने ये कहा है कि भारत ने अपना जो मैत्री स्टेशन, ठीक है ना? जो कि पहले देखो भारत ने जो अंटार्कटिका एरिया, अंटार्कटिका जानते हैं ना आप, जो दक्षिण में, है ना? जो दक्षिण का अंटार्कटिका है, उसमें भारत ने अपने 3 रिसर्च स्टेशन अब तक एस्टेब्लिश किए थे। दक्षिण गंगोत्री कब? 1983 में, मैत्री कब? 1989 में और भारती कब? 2012 में। तो बी से भारती बनता है और बी से 12, बी से भारती, बी से 12। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि हम 2029 तक हम ये मैत्री 2 अभी हमारा क्या था, ये फंक्शनल नहीं है, ठीक है ना? तो अब हम कह रहे हैं कि मैत्री फंक्शनल हमारा नहीं रहा, तो हम कह रहे हैं मैत्री 2 रिसर्च स्टेशन हम अपना कब तक इंस्टॉल कर देंगे वहाँ पर? 2029 तक। ठीक है? तो मैत्री 2 कब तक? 2029 तक। ये तो याद रखना ही रखना है। साथ में हमें ये भी याद रखना है कि दक्षिणी गंगोत्री 1983 में बनाया गया था। मैत्री को एस्टेब्लिश किया था 1989 में, 6 साल के बाद। ठीक है ना? और बी से भारती, बी से 12। जो दक्षिण गंगोत्री है ये सबमर्ज हो गया था, बर्फ में ढक गया था, यानी कि बर्फ के अंदर चला गया था 1988-89 में। इस वजह से ये अभी हमें हाल-फिलहाल में डीकमिशन हमने किया है। इसके अलावा वर्ल्ड में चर्चा में रहा है एचएमपीवी वायरस इन चाइना। इसकी शुरुआत हमेशा हर वायरस की तरह चाइना में हुई है। ठीक है? तो फिर से याद रखना। अब इसमें क्या लक्षण है? 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में संक्रमण तेजी से फैलता है। इसके अलावा भारत में इसका जो पहला केस है वो हमने कहाँ पे रिकॉर्ड किया था? कर्नाटका में। ये चाइना वायरस फैला कहाँ पे है? चाइना से। इसका अगर फुल फॉर्म देखें तो ह्यूमन मेटाप्नीमो वायरस को इसको बोला जाता है।
इसके अलावा एक तरीके से ये रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस होता है जिसको आरएसवी बोलते हैं, और जिसमें जो श्वसन होता है उसमें हमें ये प्रॉब्लम क्रिएट करने लग जाता है। एक चीज़ ये है कि इस वायरस के लिए कोई विशेष एंटीवायरल दवा उपलब्ध नहीं है। इस यानी कि स्पेसिफिक कोई दवा उपलब्ध नहीं है। कई दवाओं का कॉम्बिनेशन या डोज़ मिला के ही एचएमपीवी वायरस को कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये था एचएमपीवी वायरस के बारे में। म्यांमार में नया साइबर सुरक्षा कानून लागू हुआ है। म्यांमार में एक सुरक्षा देखो, म्यांमार इस वजह से क्योंकि एक तुम्हारा पड़ोसी देश और यहाँ पर इस समय जुंटा सरकार है। जुंटा सरकार का मतलब क्या है? मिलिट्री यहाँ पे सरकार चला रही है। ठीक है ना? तो ये नॉर्मल एक बार ऐसा पूछ लिया था यूपीपीसीएस में क्वेश्चन कि रिसेंटली अभी किस देश में साइबर जो इंटरनेट है उसको बैन किया गया था। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को देखते हुए इस क्वेश्चन को रखा गया। तो यही पूछेगा कि अभी किस पड़ोसी देश में नया साइबर सुरक्षा कानून लागू हुआ? तो आंसर होगा म्यांमार। डिटेल्स हमें नहीं इसकी नहीं पढ़ना है, ठीक है? रोमानिया और बल्गेरिया शेंजेन क्षेत्र के पूर्ण सदस्य बन गए हैं। देखिए, शेंजेन जो क्षेत्र है, अब इसकी टोटल संख्या कितनी हो गई? 29। तो शेंजेन एरिया अगर आप यूरोप को मैप देखेंगे तो यूरोप के मैप में कुछ एरिया शेंजेन है। शेंजेन एरिया होते हैं यहाँ पे बिना वीजा के आप ट्रैवल कर सकते हैं देशों में। तो अब ये आपस में यूरोप के पासपोर्ट मुक्त क्षेत्र को कहते हैं, बिना वीजा नहीं, सॉरी। हाँ, ये दुनिया का सबसे बड़ा वीजा मुक्त क्षेत्र भी कहा जाता है। टोटल संख्या शेंजेन देशों की 29 हो गई। अगर ये पूछे हाल में कितने देश इसमें इंक्लूड हुए, कौन कौन सा, तो आर से रोमानिया और बुल्गारिया, ठीक है ना? रोमानिया और बुल्गारिया, ठीक है? इतना याद रखना और कुछ नहीं। हाँ, 14 जून 1985 को ये जो शेंजन समझौता है, ये सबसे पहले अस्तित्व में कब आया था? 14 जून 1985 को, ठीक है? इसके बाद शेंगेन नियमों को 1999 में एम्स्टर्डम समझौते द्वारा यूरोपीय संघ में इस कानून में शामिल किया गया था। तो शेंजन समझौता तो 1985 में आया, लेकिन इसको यूरोपियन लॉस में इन्वॉल्व किया गया 1990 के। आगे देखेंगे, चीन द्वारा लद्दाख के क्षेत्र में 2 काउंटियों का निर्माण पर भारत का विरोध है। देखो, चीन ने लद्दाख के रीजन में 2 काउंटीज बनाई हैं। जैसे हमारे यहाँ पर स्टेट्स होते हैं, वैसे ही चाइना ने 2 काउंटीज बनाई हैं। उन काउंटीज के नाम हमें पता होना चाहिए। एक का नाम है हेयान काउंटी और दूसरा का नाम है हेकांग काउंटी। तो हेयान काउंटी और हेकांग काउंटी, यही पूछेगा किस रीजन में बनाई है? तो ऑप्शन देगा आपको, एक अरुणाचल के रीजन में या लद्दाख के रीजन में। तो ये लद्दाख के रीजन में बनाई गई है, जहाँ पे हमारा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। यहाँ पर आपको ये दिख रहा है, ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। ये वाला जो एरिया है वो चाइना ने कब्जा के रखा है। ये इंपॉर्टेंट लोकेशन है, डेप्सांग, ये गालवान वैली क्लैशेस हुए हैं। हॉट स्प्रिंग्स एरिया है, ये पेंगोंग झील है, ये डेमचोक एरिया है, ठीक है? तो लद्दाख में बनाई है। अरुणाचल प्रदेश के कुछ तेईस डिस्ट्रिक्ट्स के नाम बदल दिए थे पिछले साल, इस वजह से वो चर्चा में रहा था, लेकिन यहाँ पे जो काउंटीज बनाई गई हैं वो लद्दाख में। इसके बाद अच्छा, एक चीज अब यहाँ पे ये है, आपका होमवर्क ये है कि बताइए इंडिया और चाइना की कितनी किलोमीटर की बॉर्डर लिमिट है, ये बताइए, ठीक है? और इसके अलावा जब चाइना की हम बात कर रहे हैं तो चाइना ब्रह्मपुत्र रिवर पर दुनिया का सबसे बड़ा डैम भी बना रहा है, ये भी याद रखिएगा आप, ठीक है? इसके अलावा बेन गुरियन नहर परियोजना क्या है? इसराइल जल्दी सूरज नहर के विकल्प के रूप में एक महत्वाकांक्षी बेन गुरियन नहर प्रोजेक्ट शुरू करने वाला है। देखिए, अब ये देखो, जनरली जब आप रेड सी को देखते हैं तो रेड सी क्या करता है, ये वाला जो एरिया है ये रेड सी कहा जाता है, ठीक है? और यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लेकर इस एरिया तक है आपका सुएज कैनाल। तो सुएज कैनाल के अल्टरनेट के रूप में, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा उठक-पटक होती रहती है, बेन कुरियन नहर की परियोजना इज़राइल लाने वाला है, जो कि अल्टरनेट होगा किसका? सुएज नहर का। बस इतना याद रखना है। बेन गुरियन नहर की अवधारणा 1963 में पेश की गई थी, और ये जो होगी, जब बेन गुरियन गुरियन नहर जो कैनाल होगा, वो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ेगी। जैसे कि क्योंकि अल्टरनेट है, तो अल्टरनेट में अभी क्या है, सुएज नहर भी तो जोड़ती यही है, ये रेड सी को मेडिटेरियन सी में जोड़ती है, तो बेन गुरियन कैनाल भी रेड सी को मेडिटेरियन सी से जोड़ेगी। इसके अलावा है वेटिकन के प्रमुख पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला। देखिए, वेटिकन ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि वर्ल्ड की पहली महिला, तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है। तो नाम होगा सिस्टर सिमोना ब्राम्बिला। नाम क्या होगा? सिस्टर सिमोना ब्राम्बिला। वेट, ओके। तो वेटिकन के प्रमुख पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन बनी है? सिस्टर सिमोना ब्राम्बिला। डायनासोर हाईवे की अगर बात करें तो हाल में मध्य जुरासिक काल यानी कि मिडिल जुरासिक एज के डायनासोर के सैकड़ों पैरों के निशान कहाँ पर खोजे गए हैं? यूके के ऑक्सफोर्डशायर के डेवस फॉर्म क्वारी में खोजे गए हैं। अब यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट लोकेशन हमारे लिए हो जाती हैं। एक तो यही है ऑक्सफोर्डशायर, और स्पेसिफिक लोकेशन हो सकती है डेवर्स फॉर्म क्वारी, ठीक है? तो बस इतना याद रखना है। यही पूछेगा कि अभी हाल में डायनासोर हाईवे किस देश में खोजा गया है? तो ब्रिटेन। लेकिन इतना आसानी के साथ क्वेश्चन तो पूछने से रहे, तो ये पूछेगा यूके के बर्मिंघम में, यूके के लिवरपूल में, तो हमारा आंसर होगा यूके के ऑक्सफोर्डशायर के डेवर्स फॉर्म में, ठीक है? इन पैरों के निशानों में सौरोपोड्स, ये 60 फीट तक जैसे बड़े शाकाहारी जीव
यानी कि 60 फीट शाकाहारी और 30 फीट लंबा मांसाहारी जीव के चिन्ह हमें मिले हैं, बस इतना याद रख लो, ज़्यादा ये नहीं रखना। भेल द्वारा भूटान में हाइड्रोक्लोरिक प्लांट शुरू किया गया, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट। तो जो पुनात संगचू सेकंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, यही पूछेगा कि ये कहाँ पर है, तो हम क्या बोलेंगे भूटान में। इसको स्टार्ट कौन कर रहा है, तो भेल, बी से भेल, बी से भूटान, नाम क्या है, पुनात संगचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट। इसमें क्या होगा, 6 × 170 मेगावाट की कुल क्षमता वाले प्रोजेक्ट की। अब 6 का मतलब ये है कि 6 इसकी यूनिट्स होंगी, 170 मेगावाट बिजली उत्पादन होगा। वार्षिक अनुमानित उत्पादन, ये छोड़ो, ये कुछ इंपॉर्टेंट, इतना हम डिटेल्स याद नहीं रख सकते क्योंकि हमें और भी चीजें पढ़नी है। ब्राजील ने अनाउंस किया इंडोनेशिया न्यू फुल मेंबर्स ऑफ ब्रिक्स। ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, ब्रिक्स। अभी इस समय क्या है कि ब्रिक्स के पास इसकी चेयर है। तो ब्रिक्स ने ये कहा है कि जो इंडोनेशिया है, अब ब्राजील ने कहा है कि जो इंडोनेशिया है ब्रिक्स का पूरा फुल नेशन बनेगा। तो ये बताइए कौन से नंबर का नेशन बनेगा, 10th नेशन बनेगा। ठीक है, ये कौन से क्रमांक का, 10th इंडोनेशियन। और इंडोनेशिया इस वजह से भी इम्पोर्टेंट है, इस बार 26 जनवरी को इंडोनेशिया प्रेसिडेंट आए थे। ठीक है। हाँ, इससे पहले अगर हम बात करें ब्रिक्स के बारे में, तो इसकी स्थापना जो है, तो ब्रिक्स का जो कॉइन है, जो टर्म है ब्रिक्स, सब 2001 में स्टार्ट किया गया था। किसके द्वारा, इकोनॉमिस्ट है जिम ओ'नील के द्वारा। ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश हुआ था 2009 में, कहाँ पे, साउथ अफ्रीका, सॉरी, ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हुआ था 2009 में, तब इसको ब्रिक बोलते थे। लेकिन 2010 में जब साउथ अफ्रीका ने इसको ज्वाइन किया, तब इसका नाम हुआ ब्रिक्स। 16वां जो ब्रिक्स समिट था, इससे सॉरी, पहला ब्रिक्स समिट जो है वो रसिया के याकेटेरिनबर्ग 2009 में संपन्न हुआ था, याद रखिएगा। और जो लास्ट वाला यानी कि 16वां ब्रिक्स समिट रसिया के कजान में हुआ था। इसकी थीम थी स्ट्रेंथनिंग मल्टीलेटरलिज्म फॉर जस्ट ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी। क्या नाम था, स्ट्रेंथनिंग मल्टीलेटरलिज्म, मल्टीलेटरलिज्म को और स्ट्रेंथ करना है। अब ये जो कजान में रसिया में ये जो हुआ था, इसी में 4 कंट्रीज ने और जुड़ी थी, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान और यूनाइटेड स्टेट। तो EEIU, ठीक है ना। तो ये 4 कंट्रीज, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान और यूनाइटेड अरब अमारात। तो 5 पहले थे, 4 ये हो गए, और अब ये 10वां कौन आएगा, इंडोनेशिया। ओके। नाइजीरिया ज्वाइन करेगा ब्रिक्स ब्लॉक को। नाइजीरिया हैज बीन एडमिटेड एज अ पार्टनर कंट्री ऑफ द। अब ये देखो, अगर ये कहे कि फुल टाइम मेंबर, तो फुल टाइम मेंबर तो बनेगा इंडोनेशिया, लेकिन अगर पार्टनर कंट्री की हम बात करें, तो हमने ज्वाइन किया है किसको, ज्वाइन करवाया किसको, नाइजीरिया। तो नाइजीरिया ने ज्वाइन किया एज अ पार्टनर कंट्री। तो दोनों में मूल अंतर है, ये फुल टाइम मेंबर बन रहा है इंडोनेशिया, जबकि ये बनेगा सिर्फ ये पार्ट टाइम पार्टनर कंट्री। सेक्रेटरी ऑफ, अब देखो, रसिया, सॉरी, यूएस के अंदर इलेक्शंस हुए थे, और मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री में क्या किया गया है कि जो ट्रम्प साहब है, उनकी मिनिस्ट्री में इंपॉर्टेंट कुछ पद थे, वो जरा हम देख लेते हैं। सेक्रेटरी ऑफ जो स्टेट है, वो हुए हैं मार्को रूबियो, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ठीक है। डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर हैं तुलसी गबार्ड। डायरेक्टर ऑफ FBI ये है काश पटेल, इतना याद रखना। इसके अलावा प्रेसिडेंट के कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं जिन्होंने वर्ल्ड को चौकम्बा किया, वो जरा देखते हैं। यूएस के प्रेसिडेंट ट्रंप ने एंड कर दिया है ऑटोमेटिक सिटीजनशिप ऑफ चिल्ड्रन बोर्न इन कंट्री टू नॉन सिटीजन पेरेंट्स। तो नॉन सिटीजन पेरेंट्स से पहले क्या होता था कि अगर आप पेरेंट्स हो और बच्चे आपका जन्म अगर यूएस में हो गया, तो वो ऑटोमेटिक सिटीजन हो जाता था यूएसए का, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। तो ऑटोमेटिक सिटीजनशिप को खत्म कर दिया। तो इसके अलावा हम देखें, अगर इसी के संबंध में इंडिया में हम थोड़ा डिस्कस करें, तो हमारे यहाँ पे सिटीजनशिप एक्ट है 1955, उसके अंदर 5 मेथड्स बताए गए हैं जिससे कि कोई सिटीजनशिप को ऑब्टेन कर सकता है, जैसे कि बर्थ, डेस्केंट, रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइजेशन एंड टेरिटोरियल इनकॉर्पोरेशन। ठीक है। और ये भी पता होना चाहिए कि सिटीजनशिप पे जो एक्ट बनाने का जो अधिकार है, वो यूनियन लिस्ट में आता है, दैट मीन्स पार्लियामेंट, ओनली पार्लियामेंट कैन फॉर्म लॉ। इसके अलावा यूएस कुछ संस्थाओं से बाहर हुआ है, वो कौन-कौन सी संस्थाएँ हैं? एक तो ओईसीडी से हुआ है, 1960 में इसकी स्थापना हुई थी, ये ग्लोबल टैक्स डील एक तरीके की ओईसीडी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से अलग हो गया, 1948 में एस्टेब्लिश हुआ था। यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन, ठीक है, तो ये 4 नवंबर 1946 को एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। और यूएनएचआरसी, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल, इससे भी वो यूएस ने विड्रॉल कर लिया है, तो 15 मार्च 2006 को एस्टेब्लिश हुआ था। तो कौन सी संस्था किस ईयर को एस्टेब्लिश हुई थी, ये भी हम याद रखना जरूरी है। तो यूएस ने कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन से विड्रॉल किया है, ओईसीडी से, डब्ल्यूएचओ से, यूनेस्को और यूएनएचआरसी से। इसके अलावा एक डिक्लेरेशन चर्चा में रहा इस साल, कंपाला डिक्लेरेशन, किसके पे आधारित था, तो युगांडा की राजधानी है कंपाला। ठीक है, इस वजह, अच्छा, एग्रीकल्चर के ऊपर था, राइट। तो यही पूछेगा कि कंपाला डिक्लेरेशन किस फील्ड से रिलेटेड है, एग्रीकल्चर। द एक्स्ट्राऑर्डिनरी अफ्रीकन यूनियन समिट ऑन द कंप्रेहेंसिव अफ्रीका एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम कंक्लूडेड इन कंपाला युगांडा। नॉर्मल सी याद रखो। और ये जो सीधी सी बात है, जो कंपाला डिक्लेरेशन एग्रीकल्चर का, ये अफ्रीका में फूड सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए है कि एग्री फूड सिस्टम बहुत अच्छे हो,
और 2026 से 2035 तक चलेगा। कंपाला कैपिटल किसकी है? युगांडा की। वर्ल्ड बैंक अपॉइंटेड न्यूट्रल एक्सपर्ट बैक्स इंडिया स्टैंड ऑन डिस्प्यूट विद पाकिस्तान रिगार्डिंग इंडस वाटर ट्रीटी। अब ये हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे इंडस वाटर ट्रीटी को अप्रैल के महीने में करंट अफेयर्स में करेंगे डिस्कस। 55th एनुअल मीटिंग ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम टू बी बिगिन इन स्विट्जरलैंड। ये इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे लिए। तो एनुअल मीटिंग होती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, वो कहाँ पर संपन्न हुई? स्विट्जरलैंड में। और ये कौन सी मीटिंग थी? 55वीं मीटिंग थी। अगर हम बात करें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एनुअल मीटिंग, तो कब से कब तक चली? जनवरी 20 से 24 तक इन दावोस स्विट्जरलैंड, हर साल की तरह। इसकी खोज करी गई थी 1971 में जर्मन इंजीनियर और इकोनॉमिस्ट क्लॉस स्कॉप के द्वारा। ठीक है, कब? 1971 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इंडियन डेलीगेशन की अगर हम बात करेंगे तो कौन कौन गया था? एक तो हमारे पूछ लेते हैं इस प्रकार से, लेकिन इससे पहले थीम देख लो। थीम है इस समय कोलैबोरेशन फॉर द इंटेलिजेंट एज। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में सब इंटेलिजेंट लोग जाते हैं, इंटेलिजेंट एज की बात की है इस बार, ऐसे याद रखेंगे। इसके अलावा 5 दिन का समिट हुआ था, ये भी याद रख लेना। अब डेलीगेशन की चर्चा करते हैं कि कौन मिनिस्टर्स ने इस पे पार्टिसिपेट किया है। तो सबसे पहले हमारे ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर जो कि अश्विन वैष्णव जी हैं, जल शक्ति मिनिस्टर भी सी आर पाटिल, सिविल एविएशन मिनिस्टर के राम मोहन नायडू और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज मिनिस्टर है चिराग पासवान। इसके साथ में मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप जयंत चौधरी। तो कितने? 1 2 3 4 और 5 लोगों ने, यानी कि इंडिया के 5 यूनियन मिनिस्टर्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, राइट। ऑस्ट्रेलिया ने लॉन्च किया, अच्छा याद रखना, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ये जो इकोनॉमिक फोरम की यूनियन बैठक में एक्सटर्नल अफेयर्स ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, याद रखना, ये पिछली साल गए थे। ऑस्ट्रेलिया ने लॉन्च कर दिया पहला नेशनल ऑटिज्म स्ट्रेटजी विद 42.3 मिलियन यूएस डॉलर। कुछ याद नहीं रखना है, एक सिंपल सी बात कि किस नेशन ने फर्स्ट नेशनल ऑटिज्म स्ट्रेटजी को स्टार्ट किया है, तो ऑस्ट्रेलिया आंसर होगा। इसके अलावा इंटरपोल ने इश्यू, पहली बार इंटरपोल ने सिल्वर नोटिस इश्यू किया है। अब तक 1 2 3 4 5 6 7, अब तक 7 जो नोटिस चलते थे उनमें से एक और बढ़ गया है, 8th और ये हुआ सिल्वर नोटिस। और सिल्वर नोटिस किसके एस्पेक्ट में जारी किया जाएगा? तो ट्रेसिंग इलिसिट वेल्थ, यानी कि जो लोगों के पास करप्शन काला धन है और वो देश में यहाँ वहां जाके घुमा रहे हैं, उनके लिए विशेष होगा। देखो, है तो इलिसिट वेल्थ के लिए, लेकिन नाम है ये सिल्वर, तो सिल्वर लाइनिंग। और सिल्वर लाइनिंग कहाँ पे होती है? नोट्स पे सिल्वर लाइनिंग होती है, इसी एस्पेक्ट में। ठीक है, अब ये जरा देख लो, इंटरपोल रेड नोटिस जारी करता है, येलो नोटिस, ब्लू नोटिस, ब्लैक, ग्रीन, ऑरेंज, पर्पल, और ये एक स्पेसिफिक नोटिस जारी करता है, और ये न्यू नोटिस जारी हो गया है सिल्वर नोटिस। इसके अलावा घोस्ट आइलैंड चर्चा में आया है। घोस्ट आइलैंड अपीयर्स एंड डिसअपियर्स इन कहाँ पे? सी पे। अब कैस्पियन सी में ये पूछेगा कि घोस्ट आइलैंड अभी हाल में चर्चा में रहता है, कभी कभी अपीयर होता है, कभी डिसअपियर होता है, कहाँ पे? सी में। तो घोस्ट आइलैंड की बात हो गई। ओके, सी में, कैस्पियन सी में। अब ये बताओ कैस्पियन सी से लगे हुए जो कंट्रीज हैं वो कौन से हैं? राय तक, आर से रसिया, ए से अजरबैजान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। ठीक है, इस प्रकार से। यूएस स्टेट ऑफ ओहियो ने डेसिग्नेट कर दिया अक्टूबर ऐसा हिंदू हेरिटेज मंथ को। किस, तो ये दो चीजें पूछेगा कि किस महीने को हिंदू हेरिटेज मंथ डिस्कस डेसिग्नेट किया गया है? अक्टूबर को। और किसने किया है? तो यूएस का एक स्टेट है ओहियो ने किया है, तो ओ से ओहियो, ओ से अक्टूबर। यूएस ने रिमूव किया है 3 इंडियन न्यूक्लियर एंटिटीज फ्रॉम एक्सपोर्ट कंट्रोल लिस्ट। किस किस को? पहले एक्सपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में ये था तो उनके ऊपर स्ट्रॉन्ग कंट्रोल था, लेकिन अब कंट्रोल हल्का हो जाएगा। किस किस को? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इंदिरा गांधी एटॉमिक रिसर्च सेंटर और इंडियन रेयर अर्थ को अब न्यूक्लियर एंटिटीज कंट्रोल लिस्ट से इनको बाहर कर दिया गया है। इसके अलावा बात करेंगे स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस ऑफ फिलाडेल्फी कॉरिडोर। ये कॉरिडोर बहुत चर्चा में रहा। एक तो बेन गुरियन नहर चर्चा में रही और दूसरा फिलाडेल्फी कॉरिडोर। हमें पता है कि फिलाडेल्फी कॉरिडोर इस समय इजराइल और पैलेस्टीन या के बीच में जो युद्ध चल रहा है गाजा, तो गाजा इजिप्ट बॉर्डर पर ये फिलाडेल्फी कॉरिडोर स्टैब्लिश किया था। किसने? जो हमास के लड़ाके, गाजा इजिप्ट बॉर्डर पर। ये लगभग 14 किलोमीटर लंबी एक पट्टी है। ठीक है, जो उसको गाजा और इजिप्ट के बॉर्डर को कनेक्ट करती है। इसमें राफा क्रॉसिंग, जो कि मेडिटेरियन सी टू द कैरम सालोम क्रॉसिंग, इसमें यही आता है। फिलाडेल्फी कॉरिडोर के अंतर्गत ही राफा क्रॉसिंग आता है। एक तो इसकी लंबाई यानी कि 14 किलोमीटर किन किन के बीच में है? गाजा इजिप्ट के बीच में है। इसके अलावा हमें पता है कि जो कैंप डेविड पीस ट्रीटी हुई थी 1979 में,
ए लिमिटेड नंबर ऑफ इजिप्शियन ट्रूप्स वर अलाउड बट नो हैवी आर्मर वाज परमिटेड। इसमें ये कहा गया था कि जो फिलाडेल्फी कॉरिडोर है, इसमें कुछ इजिप्शियन ट्रूप्स कुछ संख्याओं में रह सकती है, लेकिन बहुत बड़े हथियारों के साथ में नहीं। आफ्टर द 2005 इजरायली विड्रॉल फ्रॉम गाजा, यानी कि इजराइल ने 2005 में जब गाजा से विड्रॉल कर लिया था, तो ये कॉरिडोर को एक डीमिलिटराइज्ड बॉर्डर जोन के रूप में इसको डिक्लेयर किया गया था। 2005 से इजिप्ट और जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी है इस कॉरिडोर को मैनेज कर रहे थे अब तक। ठीक है, तो फिलाडेल्फी कॉरिडोर के बारे में हमने पढ़ा। गाजा इजिप्ट के बॉर्डर पर 14 किलोमीटर लंबी है और कैंप डेविड पीस ट्रीटी के अकॉर्डिंग इसमें दखलंदाजी की गई थी। बात करेंगे दूसरी और एक वाटर बॉडी की, नाम है पनामा कैनाल। रिसेंटली चर्चा में बहुत ज्यादा रहा, क्योंकि यूएस प्रेसिडेंट जब इलेक्ट होकर आए थे तो उन्होंने कई बार धमकी दी कि तो पनामा पे हम कब्जा कर लेंगे। क्यों? क्योंकि जब न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को की और यूएस के शिप जाते हैं तो उन पे बहुत ज्यादा चार्जेस लगता है। पर भाई पनामा छोटा देश, उन्होंने हाथ जोड़ लिया ट्रंप के कि ठीक है भाई आप निकाल लेना, हम आपसे कोई टैक्स नहीं लेंगे, और ट्रंप शांत हो गए। वो यही चाहते भी यही थे। अब जरा देख लेते हैं है क्या पनामा कैनाल के बारे में, जरा देखते हैं। अब पनामा कैनाल ये है, देखो ये पनामा कैनाल है, तो ये कहाँ कहाँ से, ये अटलांटिक ओशियन, ये पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक और पैसिफिक ओशियन को जोड़ने वाली है बिल्कुल। ये कैनाल जो है कितना डिस्टेंस कम करता है? 400 मील कम करता, 4000 मील, पूरे सॉरी 4000 मील। ये डिस्टेंस याद रखिएगा, यूपीपीसीएस डिस्टेंस लंबाई से बहुत फैसिनेटिंग है, बहुत ज्यादा चीजें पूछते हैं। अब ये पूछेगा कि ये बताओ जो पनामा कैनाल है किन दो सिटीज के डिफरेंस कम करता है? तो न्यूयॉर्क इसके ईस्ट में है और सैन फ्रांसिस्को अमेरिका के वेस्टर्न कोस्ट पे। ठीक है, तो न्यूयॉर्क टू सैन फ्रांसिस्को। अब बात करते हैं पनामा कैनाल की, तो अटलांटिक और पैसिफिक ओशियन को जोड़ता है थ्रू द इस्टमस ऑफ पनामा, राइट। इस्टमस मतलब होता है एक सकरी सी पट्टी जो होती है उसके थ्रू। इसके अलावा ओन्ड, ये किसकी है? मालिकाना हक, और इस पे प्रशासन भी किसका है? पनामा का है। एंड इट इज 40 माइल्स लॉन्ग फ्रॉम सोल लाइन टू सोल लाइन। अगर सोल लाइन से सोल लाइन की बात करो तो 40 किलोमीटर लंबी है। ठीक है ना, कहने का मतलब ये है कि ये वाला जिसका जो पार्ट होगा वो 40 किलोमीटर लंबा है। कब बनाई गई थी? अगस्त 1914 में बनकर ये तैयार हुई थी। अब देखेंगे अगस्त 1914 से लेकर 1979 तक ये जो थी ये यूएस के द्वारा कंट्रोल की गई थी। ठीक है ना, लेकिन बाद में 1979 के बाद से कंट्रोल ऑफ द जो कैनाल है वो पनामा कैनाल कमीशन के हाथ में चला गया, और उसके बाद में 1999 से कंप्लीट जो कंट्रोल है वो पनामा के हाथ में चला गया। तो दो चीजें याद रखना है, बन के तैयार हुई 1914 में, 1914 से 1999 1989 सॉरी 1979 तक यूएस के पास था, और 1999 से यानी कि 1999 से ये इसके पास पनामा के पास पूरा कंट्रोल आ गया। अगर हम बात करें पनामा कैनाल की, तो पनामा कैनाल ये सिस्टम ऑफ लॉक्स, 6 सिस्टम, इसमें 6 लॉक सिस्टम चलते हैं। लॉक्स का मतलब क्या होता है? लॉक्स का मतलब ये होता है कि जब इस साइड का पानी और इस साइड का पानी पानी का वाटर लेवल सेम नहीं होता है, तो इनको लॉक्स के माध्यम से जहाज को ऊपर लेके आते हैं। ठीक है ना, हाँ, जबकि सुएज कैनाल जो है, सुएज कैनाल में कोई लॉक सिस्टम नहीं है। पनामा कैनाल में 6 लॉक सिस्टम से, याद रखिएगा। ठीक है, तो अब एक नजर देखते हैं। पनामा कैनाल है, सोल लाइन से 40 किलोमीटर लंबी है, और 1914 में बन के कंप्लीट हुई थी। 14 से 79 तक यूएस का कंट्रोल था, 99 में पनामा का कंट्रोल आया। 6 लॉक सिस्टम में काम करता है, न्यूयॉर्क से लेकर सैन फ्रांसिस्को बीच में डिस्टेंस को कम करता है, 4000 मील की डिस्टेंस को ये कम करता है। यूएस प्रेसिडेंट ने रिकॉग्नाइज किया 9 फरवरी को एस गल्फ ऑफ अमेरिका डे। अब ये आपको ये वाली जो गल्फ दिख रही है ये मेक्सिको की गल्फ है। यहाँ पर आप देखोगे कैंपेसी बे है, तो इसको उन्होंने अब मेक्सिको की गल्फ ऑफ मेक्सिको को नाम हटा के यहाँ पे इसको बोल दिया कि गल्फ ऑफ अमेरिका। ठीक है ना, तो इस बार गल्फ ऑफ मेक्सिको बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि गल्फ ऑफ मेक्सिको में एक कंट्री से ही पूछ लेंगे कि कौन कौन से कंट्रीज से गल्फ ऑफ मेक्सिको टच होती है, यही इंपॉर्टेंट है। 9 फरवरी को। ठीक है, पनामा ने विड्रॉ कर दिया है फ्रॉम चाइनास बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। अब ट्रंप का धमकाने का असर यही हुआ है कि पहले पनामा चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में पार्टिसिपेट कर रहा था, लेकिन अब उसने विड्रॉल कर लिया है। चाइना ने अनवील किया है वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट टनल, एनहांसेस बीआरआई कनेक्टिविटी। अब ये देखो, अभी हम इससे पहले देखकर आए थे CR 450, क्योंकि चाइना की सबसे फास्टेस्ट जो ट्रेन थी उसका प्रोटोटाइप था, लेकिन अब चाइना ने वर्ल्ड की सबसे लंबी टनल को इनोग्रेट किया है, जिससे कि बेल्ट रोड इनिशिएटिव कनेक्टिविटी को और मजबूती मिलेगी। ये कितनी लंबी है? 22.13 किलोमीटर, तियानसांग सेंगल टनल इसका नाम दिया गया है। ठीक है ना, क्या नाम दिया गया है? तियानसान सेंगल टनल, 22.13 किलोमीटर। 22 किलोमीटर की टनल बहुत बड़ी होती है।
जो टनल है विच इज द लॉन्गेस्ट एक्सप्रेस वे टनल ऑफ इट्स काइंड, एक्सप्रेस वे की सबसे लंबी टनल है। अब इससे क्या होगा, जिनजियांग एंड बिटवीन सेंट्रल एशिया एंड ईस्टर्न चाइना, सीधी सी बात ये है कि सेंट्रल एशिया और ईस्टर्न चाइना के बीच की जो कनेक्टिविटी है वो बढ़ जाएगी। और किस माउंटेन में बनी है, तियानसियान माउंटेन में बनी है, नाम ही है तियानसान सेंगल टनल। इसके अलावा चाइना ने अनवील किया वर्ल्ड की हाईएस्ट स्पीड ट्रेन प्रोटोटाइप CR 450, 450 CR से चाइना रेल और 450 से हो जाएगा क्या, 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। इसके अलावा जॉइंट लोगो ऑफ इंडिया सिंगापुर रिप्रेजेंट 60। अब देखो सिंगापुर के जो हमारे स्टेट ऑफ हेड हैं यानी कि प्रेसिडेंट शानमुगरत्नम आए थे भारत में, और सिंगापुर और भारत के ऐसे सिंगापुर और कितने ईयर्स कंप्लीट हुए, 60। तो एक लोगो स्टार्ट हुआ था, जॉइंट लोगो इनॉग्रेट किया गया था दोनों प्रेसिडेंट लोगों ने मिलकर। अब ये लोगों में था क्या, कलर्स फ्रॉम द इंडिया एंड सिंगापुरियन नेशनल फ्लैग्स। इसमें क्या-क्या था, जो इंडियन नेशनल फ्लैग है उसके सारे कलर्स थे, सिंगापुरियन नेशनल फ्लैग के कलर थे और दोनों के नेशनल फ्लावर्स थे। अगर हम बात करें नेशनल फ्लावर्स की, तो जो सिंगापुर का नेशनल फ्लावर है ये है ऑर्किड्स, और इंडिया का नेशनल फ्लावर है वो क्या है, लोटस है। तो ये दो चीजें याद रखिएगा, ठीक है। सिंगापुर की बात कर लें अगर थोड़ा, तो सिंगापुर एक सबसे लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है जितने भी आसियान कंट्रीज है उनमें, और इंडिया का सिक्स लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर रहा है 2023-24 में ऑल ओवर द वर्ल्ड। आसियान में सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है, ठीक है। फैक्चुअल स्टेटमेंट है, पूछते हैं। इंडिया ने साइन किया डायरेक्ट टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट विद सिंगापुर इन 2016, और ये भी पूछ सकते हैं कि जो टार्ड है DTA डायरेक्ट टैक्स अवॉइड एग्रीमेंट, ये हमने सिंगापुर के साथ में अभी रिसेंटली साइन किया था जब उनके राष्ट्रपति आते, नहीं 2016 में पहले ही हम साइन कर चुके हैं। इसके अलावा हम बायलैटरल एक्सरसाइज सिंगापुर के साथ अग्नि वॉरियर एक्सरसाइज सिम्बेक्स और जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज JMT ऑलरेडी कंडक्ट करते आ रहे हैं। साथ में इंडिया वाज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज टू रिकॉग्नाइज सिंगापुर इन 1965। जब सिंगापुर बना था तो उसको नए देश के रूप में मान्यता देने वालों में से अग्रणी में से जो जिसने भी पहले अग्रणी देश से उनमें से भारत एक था 1965 में। इंडिया हैज बीन डिक्लेयर्ड 2026 डुअल ईयर ऑफ कल्चर टूरिज्म एंड AI, यही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एक्सटर्नल मिनिस्टर जो है हमारे जयशंकर, इन्होंने घोषणा करी है कि जो 2026 होगा, किसको 2026 होगा, वो हम स्पेन के साथ में मिलकर क्या बनाएंगे, डुअल ईयर फॉर कल्चर टूरिज्म एंड AI। इंडिया एंड स्पेन करंटली एनुअल ट्रेड वर्थ $10 बिलियन। छोड़ दो अच्छे से याद रखना, AI का मतलब क्या है यहाँ पर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जॉर्जिया सर्टिफाइड मलेरिया फ्री बाई वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यही पूछेगा कि अभी किस देश को WHO ने मलेरिया फ्री ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया, तो आंसर क्या होगा आपका, जॉर्जिया। जॉर्जिया की राजधानी क्या है, तिबलिसी। तो ये कंप्लीट हो गया हमारा, ठीक है। अब सीधी सी बात ये, अब तक 45 कंट्रीज और एक टेरिटरी ऐसी है जिसको WHO ने मलेरिया फ्री डिक्लेयर किया हुआ है। ब्राजील ज्वाइन करेगा मेजर ऑयल एक्सपोर्टिंग नेशंस इन ओपेक प्लस ग्रुप। अब ये देखो ब्राजील एक तो ब्रिक्स का ही पार्ट है, ठीक है, और तो अभी ओपेक प्लस का जो ग्रुप है उसको अभी ज्वाइन करने वाला कौन है, ब्राजील है। अगर बात करें, यूएस वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, लगभग 22 मिलियन बैरल डेली उत्पादन करता है। लेकिन अगर हम ओपेक कंट्रीज की बात करें, जो ओपेक के सदस्य, उनमें सऊदी अरेबिया सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल है। और ओवरऑल वर्ल्ड की बात करेंगे तो यूएस सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। ओपेक प्लस की बात करेंगे तो ओपेक प्लस की, पहले ओपेक की बात करें, ओपेक स्टैब्लिश हुआ था 1960 में, जबकि ओपेक प्लस स्टार्ट हुआ था 2016 में, ठीक है। ओपेक ओपेक में है 12 सदस्य और ओपेक प्लस में है 22 सदस्य। तो देखो 60 से 16 और 12 से 22 ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। अंगोला, इसके अलावा ओपेक की अगर हम बात करें तो ओपेक का जो हेडक्वार्टर है वो हमें देखने को मिलता है कहाँ पे, वियना और ऑस्ट्रिया में। रिसेंटली 2024 की न्यूज़ है कि अंगोला जो कंट्री जिसकी कैपिटल है लुआंडा, इसने विड्रू कर ली है अपनी मेंबरशिप। अभी यही पूछेगा हाल में कौन सा देश बाहर हो गया था, या स्टेटमेंट में दे देगा कि अंगोला ओपेक से बाहर हो गया था, यस। तो अंगोला विड्रॉ हो चुका है किससे, ओपेक से 2024 में। अब हम बात करेंगे ओपेक प्लस की कुछ कंट्रीज की, अजरबैजान, बहरीन, ब्रुनेई, कजाकिस्तान, मलेशिया, मैक्सिको, ओमान, रसिया, साउथ सूडान एंड सूडान। देखो ओपेक प्लस में कंट्रीज, ऐसी कंट्रीज आती हैं जो अरब पेनिनसुला है उसका पार्ट नहीं है, वो ओपेक प्लस का हिस्सा है, ठीक है। और ओपेक में देखना, रसिया, सॉरी, जो अरब पेनिनसुला या अफ्रीका का पार्ट है, अल्जीरिया, कॉन्गो, इक्वाटोरियल गिना, गैबोन, लीबिया, नाइजीरिया, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया एंड वेनेजुएला, ये अफ्रीकन कंट्रीज और सऊदी अरेबियन पेनिनसुला कंट्रीज है। बाकी ये जो सब हैं अजरबैजान वगैरह ये सब। अब एक चीज आपको याद ये रखनी है कि दो कंट्रीज को देखो आप, बहरीन, एक तो ये हो गया बहरीन और दूसरा हो गया ओमान। ये ओपेक का हिस्सा ना होकर ओपेक प्लस का हिस्सा है।
बहरीन और ओमान। तो ये चीज़ हमें फैक्ट याद रखना है, अगर कभी आ गया एग्जाम में तो हम इसको टैकल कर लेंगे, ठीक है। बहरीन एंड अजरबैजान जो है, बहरीन और जो ओमान है, ठीक है, मान लेते हैं ये अरेबियन पेनिनसुलर कंट्रीज हैं, बट स्टिल ये ओपेक प्लस का हिस्सा है, ना कि ओपेक का हिस्सा है। उसी तरीके से दो अफ्रीकन कंट्रीज सूडान और साउथ सूडान, ये भी ओपेक का हिस्सा नहीं है, ओपेक प्लस का हिस्सा है, ठीक है। चलिए, बांग्लादेश ने लॉन्च किया है ऑपरेशन डेविल। ये भी याद रखना कि ऑपरेशन डेविल कहाँ पे लॉन्च किया गया था, बांग्लादेश में। और ये पता है क्यों, क्योंकि जब वहाँ पे सरकार शेख हसीना जी की सरकार गई थी तो उनको जो भी प्रोटेस्ट करने के लिए। नाइजर बिकम अफ्रीकन कंट्री टू एलिमिनेट ऑनकोर्सियासिस। ऑनकोर्सियासिस को खत्म करने वाला पहला अफ्रीकन कंट्री, पहला वर्ल्ड में कंट्री नहीं, पहले अफ्रीकन कंट्री बना है नाइजर। नाइजर की, अच्छा आप ये बताइए कैपिटल क्या होती है, नाइजर की कैपिटल क्या है। इसके अलावा बोचनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्थान, यानी कि जिसको बीएपीएस बोलते हैं, इन्होंने इनॉग्रेट किया अपना सबसे लार्जेस्ट हिंदू टेंपल ऑफ साउथ अफ्रीकन जोहान्सबर्ग में। नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कहाँ पर उन्होंने सबसे बड़ा हिंदू टेंपल स्टार्ट किया था, तो साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। पहली ब्लैक मिस वर्ल्ड बनी है साउथ अफ्रीका की सैगो गैली। क्या नाम है इनका, सैगो गैली, पहली ब्लैक मिस वर्ल्ड। मार्च के महीने के देखते हैं। इंडिया ने लॉन्च किया ऑपरेशन ब्रह्मा, क्योंकि क्वेक हिट म्यांमार। म्यांमार में जो भूकंप आया था उसको रेस्क्यू करने के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा स्टार्ट किया गया था। 7.7 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक हिट किया था मांडले जो प्रोविंसेस है म्यांमार के, उसको। इसके अलावा यहाँ पे जो हमने इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट लगाए थे वो था, जो ट्रांसपोर्टेशन एयरक्राफ्ट था, C-13 जे, यानी कि C-13 जे एयरक्राफ्ट। ये सैगिंग फॉल्ट का मतलब है, अगर मान लो म्यांमार ये है तो म्यांमार को दो हिस्सों में एक फॉल्ट है बांटता है, उसको हम बोलते हैं सैगिंग फॉल्ट, विच रन्स नॉर्थ टू साउथ, यानी कि उत्तर से दक्षिण की दिशा में, और म्यांमार को के ठीक सेंटर से गुजरते हुए उसको दो पार्ट्स में बांट देता है। आगे देखते हैं। और ये जो सैगिंग फॉल्ट है, ये इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट टू द ईस्ट की बात करता है, ठीक है। हाँ, यूएन के चीफ ने अनाउंस किया है UN-80 इनिशिएटिव टू इम्प्रूव एफिशिएंसीज एमिड श्रिंकिंग रिसोर्सेज एंड सैनिटी। देखो, जब से यूएन को अमेरिका ने मदद देना कम कर दी है, तब से मैन पावर की बात करें चाहे कैपेसिटी बिल्डिंग की बात करें, रिसोर्सेज अब यूएन के पास कम रहे हैं। अब यूएन की स्थापना हुई थी 1945 में, 24 मार्च को। तो 24 मार्च 2025 में इसके कितने वर्ष पूरे होगा, यूएन 80 वर्ष। तो इस वजह से उन्होंने इनिशिएटिव स्टार्ट किया UN-80। अब इसमें होगा क्या, तो इम्प्रूव करेंगे एफिशिएंसीज, और जो रिसोर्सेज कम हो रहे हैं, अनसर्टेनिटी, उसको इम्प्रूव करने की बात करेंगे यूएन की। चलिए, फाइव आइज इंटेलिजेंस अलायंस। पहली बात यह है कि फाइव आइज के जो अलायंस है वो किन किन देशों के मध्य में है, तो आप ये देख लो। और ये प्राचीन अलायंस है, दो मल्टीलेटरल। इसमें आप ये देखो, यूएस, ये कनाडा, ये सॉरी, यूएस यूके, ये कनाडा देखिएगा, और ये न्यूजीलैंड देखिएगा, सॉरी ये ऑस्ट्रेलिया, और ये न्यूजीलैंड देखिएगा, ठीक है। तो ये 5 कंट्रीज़ हैं, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे कनाडा, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स। जनरली इनका नाम क्या है, इंटेलिजेंस है, तो इंटेलिजेंस शेयर करते हैं। स्टार्ट कब हुआ था ये, 1946 में। तो नाम है फाइव आई, लेकिन स्टार्ट हो रहा है 6 में, ऐसे याद रखना, ठीक है। इसको बैकग्राउंड की अगर बात करें, 1946 से पहले इनिशियली इसको ब्रिटिश यूएस कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस एग्रीमेंट बोलते थे, इसको ब्रूसा। बाद में उसका नाम बदल के ब्रूसा या फिर उकूसा, यूके से यूनाइटेड किंगडम। पहले सीधी सी बात है ब्रिटिश और यूएस ही थे, लेकिन कनाडा ने इसको 1948 में ज्वाइन किया, ठीक है। और बाद में फिर न्यूजीलैंड ने, ऑस्ट्रेलिया ने, इस प्रकार से चीजें बढ़ती गई। तो शुरुआत कब से हो गई थी, 1946 से। चर्चा में है सिनकाकू आइलैंड। सिनकाकू आइलैंड कहाँ पर है, सबसे पहले लोकेशन देखेंगे तो साउथ चाइना सी की ये लोकेशन है। इसमें डिस्प्यूट चलता रहता है किन किन लोगों का, ईस्ट चाइना सी, नॉर्थ ईस्ट ऑफ ताइवान। ताइवान के कहाँ पे है, नॉर्थ ईस्ट में है, ये यहाँ पे दिख रहा है, ये ताइवान है, इसके नॉर्थ ईस्ट में दिख रहा है, ये यहाँ पर। ये जनरली दिस ग्रुप, अब इसमें 8 आइलैंड्स का ग्रुप है, ये जो सेनकाकू आइलैंड्स है। अब इसमें डिस्प्यूट किस किसका है। प्रेजेंटली अगर हम बात करें तो अभी इस समय जापान इसको 1972 से कंट्रोल कर रहा है। डिस्प्यूटेड नेशंस की बात करें तो जापान, चाइना, चाइना में इसी को दियायू आइलैंड्स ही कहते हैं, और ताइवान के लोग इसको दियायू ताई आइलैंड्स कहते हैं। तो जापान, चाइना और ताइवान के बीच में डिस्प्यूट का कारण है। और कहाँ पे है, साउथ चाइना सी में है, राइट। नहीं, ईस्ट चाइना सी है, साउथ चाइना सी तो नहीं होगा। वेट, यहाँ पे लिखा होना चाहिए कहीं पर, ये ईस्ट चाइना सी में है, याद रखना। एग्जाम में दे देते हैं कि साउथ चाइना सी नहीं, ये ईस्ट चाइना सी का पार्ट है। साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया अर्थ का ओल्डेस्ट मेट्योराइट इम्पैक्ट क्रेटर कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में। इतना याद रखना है कि क्या, मेट्योराइट इम्पैक्ट क्रेटर कहाँ पे खोजा गया है, ऑस्ट्रेलिया।
यूएस प्रेसिडेंट ने साइन कर दिया एग्जीक्यूटिव ऑर्डर डेजिग्नेटिंग इंग्लिश एज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूएस, और फाइनली इंग्लिश को यूएस का ऑफिशियल लैंग्वेज का ऑर्डर ट्रंप ने साइन किया है। यूएई ने अब इंट्रोड्यूस किया है ब्लू बी वीजा 10 साल का 10 ईयर रेसिडेंसी फॉर फॉरेनर्स। यही पूछेगा कि किस देश ने अभी 10 साल का ब्लू वीजा रेसिडेंस वीजा स्टार्ट किया है, तो हम आंसर होगा हमारा यूएई। आर्मेनिया एंड अजरबैजान फाइनलाइज ड्राफ्ट पीस डील टू रिजॉल्व 4 डिकेड्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। देखो, आर्मेनिया और अजरबैजान नगोर्नो कार्बाख रीजन को लेकर लड़ाई लड़ रहे थे, ठीक है, जो कि एक एरिया इन द साउथ को जो कॉक्सस माउंटेन से ब्लैक सी और जो कैस्पियन सी के बीच में उसको लेकर, ठीक है ना। तो अब उन दोनों में क्या हो गया है, समझौता साइन हो गया है। आर्मेनिया अजरबैजान की बात करें तो इसकी कैपिटल है बाकू, तेल के लिए बहुत फेमस है, और आर्मेनिया की कैपिटल है येरेवान। आर्मेनिया ने एक्सेप्ट कर लिया है। अब इस पे हुआ क्या है, समझौता ये कि आर्मेनिया ने एक्सेप्ट कर लिया कि अजरबैजान का कंट्रोल रहेगा ओवर नगोर्नो काराबाख रीजन पे। बस इतनी सी बात है। आगे देखेंगे, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने लॉन्च किया है फ्रंटियर सीड टू बूस्ट प्राइवेट सेक्टर ग्रोथ एंड ओशियन इंपैक्ट इन द पैसिफिक। क्या है, जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, इन्होंने एक फ्रंटियर सीड प्रोग्राम स्टार्ट किया है। इसमें क्या होगा, ये बूस्ट किया जाएगा प्राइवेट जो सेक्टर की ग्रोथ है उसको, और ओशियन जो इम्पैक्ट है इन द पैसिफिक ओशियन के लिए स्पेसिफिकली, ठीक है ना। इसमें क्या होगा, ये प्रोवाइड करवाएंगे अर्ली स्टेज ग्रांट्स, यानी कि शुरुआती दौर में ग्रांट्स दिया करेंगे प्राइवेट सेक्टर एंटिटीज को, और उन प्रोजेक्ट्स को जो फोकस करते हैं सस्टेनेबल ओशियन बेस्ड इकोनॉमीज में, राइट। अब एशियन डेवलपमेंट की बात करें तो एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना हुई थी 1966। हेडक्वार्टर है इनका मनीला फिलीपींस में, और इट इज इफ अभी इसमें 69 मेंबर्स हैं किसमें, एशियन डेवलपमेंट बैंक्स में। 1966 हेडक्वार्टर फिलीपींस मनीला। इंडोनेशिया ने ज्वाइन किया है न्यू डेवलपमेंट बैंक्स ऑफ ब्रिक्स। अब देखो, जो ब्रिक्स की बात का है, अब ये भी बताया कि इंडोनेशिया ये 10th कंट्री बना है जिसने ब्रिक्स को ज्वाइन किया है, और तो ब्रिक्स की बैंक भी है न्यू डेवलपमेंट बैंक, ठीक है ना। तो इसको भी ज्वाइन करने वाला इंडोनेशिया कंट्री बना है। तो इसके अलावा 2015 में न्यू डेवलपमेंट बैंक की एस्टेब्लिशमेंट हुई थी। न्यू डेवलपमेंट कब स्टार्ट हुआ था, 2015 में। और इंडोनेशिया 9th कंट्री बन गया है जिसने न्यू डेवलपमेंट बैंक को ज्वाइन करेगा। लेकिन ये 10th इंडोनेशिया 10वां कंट्री बना जिसने ब्रिक्स को ज्वाइन किया है, लेकिन 9th कंट्री बना है जिसने इंडोनेशिया ने जिसको ने ब्रिक्स को की न्यू डेवलपमेंट बैंक को ज्वाइन किया हो। तो मूल अंतर याद रखना, ब्रिक्स का 10th नेशन है और न्यू डेवलपमेंट बैंक का 9th नेशन है। एन से न्यू, एन से 9। ब्रिक्स के बारे में अगर बात करें, ये पहले चर्चा कर चुके थे। अब ये ब्राजील होस्ट करेगा इस बार का 7वां समिट। 1 जनवरी 2024 को इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, यूनाइटेड अरब, अब टोटल 10 सदस्य हो गए हैं विद इंडोनेशिया को मिला के, बस। अगर हम न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात करें जो ब्रिक्स की है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ब्रिक्स नेशन ही इसके सदस्य बन सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द मेंबरशिप इज ओपन टू ऑल मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन। जो लोग भी यूनाइटेड नेशन के सदस्य हैं वो सब इसके सदस्य बन सकते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट। तो ये था हमारा न्यूज़ इन जो नेशंस न्यूज़ में रहे थे उनके बारे में। थैंक यू।